सोचिए फरवरी 2026 का सिर्फ एक हफ्ता और भारत में कितनी चीजें बदल गई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो दूसरी तरफ सरकार ने देश का आर्थिक रोड मैप यानी बजट पेश किया। तो सवाल यह है कि इस एक हफ्ते ने भारत की पॉलिसी, इकोनॉमी और दुनिया में उसकी जगह को कैसे एक नया आकार दिया। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो आज हम इस हफ्ते की सबसे बड़ी घटनाओं को 5 हिस्सों में देखेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे पॉलिसी और गवर्नेंस में हुए बड़े बदलावों की। फिर हम इकोनॉमी और ग्लोबल रिश्तों पर नजर डालेंगे। उसके बाद हम डिफेंस, कल्चर और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को समझेंगे। और फिर खेल की दुनिया की कुछ झलकियां भी देखेंगे। और आखिर में हम इन सब का निचोड़ निकालेंगे कि असल में हुआ क्या। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े बड़े फैसलों की जिन्होंने इस हफ्ते सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इस सेक्शन में हम न्यायपालिका के एक ऐतिहासिक फैसले, कानून में एक बहुत बड़े बदलाव और पॉलिटिक्स में हुए एक अहम फेरबदल को देखेंगे। हफ्ते की शुरुआती हुई एक ऐसे फैसले से जिसे हम एक लैंडमार्क रूलिंग कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ यानी मासिक धर्म से जुड़ा स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है। ये सिर्फ एक हेल्थ का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे किसी की गरिमा, बराबरी और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है। और कोर्ट के इस फैसले ने इसी बात पर मुहर लगाई है। तो सवाल उठता है कि इस फैसले का संवैधानिक आधार क्या है। ये है हमारा अनुच्छेद 21, जो हर नागरिक को जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन देखिए, कोर्ट ने इस अधिकार को बहुत बड़े नजरिए से देखा है। कोर्ट का कहना है कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, बल्कि इसमें सम्मान, स्वास्थ्य और प्राइवेसी के साथ जीना भी शामिल है। और मासिक धर्म स्वास्थ्य को इसी बड़ी परिभाषा का एक जरूरी हिस्सा माना गया है। और हाँ, ये सिर्फ कोई सैद्धांतिक घोषणा नहीं थी। कोर्ट ने यह भी बताया कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। उन्होंने बिल्कुल साफ निर्देश दिए हैं, जैसे कि सभी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाएं, लड़कियों के लिए अलग और फंक्शनल टॉयलेट्स हों और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बच्चों को एजुकेट किया जाए। इन सब का सीधा मकसद उन रुकावटों को हटाना है जिनकी वजह से लाखों लड़कियां हर महीने स्कूल नहीं जा पाती। अब शासन के मोर्चे पर एक और बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में देखने को मिला, जहां सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये नियुक्ति उनके पति और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के दुखद निधन के बाद हुई है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत ही अहम पल है और अब देखना होगा कि इसका राज्य के पॉलिटिकल समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। और अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जिसका असर लगभग हर टैक्स पेयर पर पड़ेगा। हमारा जो दशकों पुराना बेहद जटिल 1961 का इनकम टैक्स एक्ट था, उसे अब एक नए और सरल कानून से बदला जा रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसका मेन मकसद है टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर कम करना और इस कानून को लगभग आधा छोटा कर देना। ये नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और उम्मीद है कि इससे टैक्स भरना काफी आसान हो जाएगा। टैक्स सुधारों से आगे बढ़कर अब जरा देश के बड़े आर्थिक कैनवस पर नजर डालते हैं। इस हफ्ते सरकार ने अपना सालाना बजट पेश किया, जो बताता है कि आने वाले साल के लिए उनकी आर्थिक प्राथमिकताएं क्या हैं, और साथ ही हम इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स को देखेंगे। तो इस साल का जो यूनियन बजट है, वो असल में 3 बड़े आइडियाज पर टिका है। पहला है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब विकास की रफ्तार बनी रहे। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और लोगों की स्किल्स में निवेश करना। और तीसरा है सबका साथ सबका विकास, जो ये दिखाता है कि सरकार चाहती है कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। ये सिर्फ नारे नहीं है, बल्कि ये सरकार के इकोनॉमिक विजन का पूरा खाका है। अब जरा इस बजट की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली घोषणाओं में से एक को देखते हैं। रक्षा सेवाओं के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। असल में ये किसी भी एक मंत्रालय को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है। इससे साफ पता चलता है कि नेशनल सिक्योरिटी सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। अब इस नंबर को थोड़ा और समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये सरकार के कुल खर्चे का लगभग 15% है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये आवंटन हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे दूसरे जरूरी सेक्टर्स पर किए गए कुल खर्चे से भी ज्यादा हो सकता है। ये दिखाता है कि सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कितनी अहमियत रखती है। रक्षा के अलावा हेल्थ सेक्टर पर भी बजट में खासा ध्यान दिया गया है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, उनके लिए अच्छा खासा पैसा दिया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
जिसे आयुष्मान भारत भी कहते हैं, उसे 9,500 करोड़ रुपए मिले हैं। ये लाखों गरीब परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस देती है। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन को 39,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो देश भर में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम करता है। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तरफ चलते हैं, जहां एक बहुत ही अहम और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। पूरे 14 साल के लंबे गैप के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। ये सिर्फ आने जाने को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, लोगों के आपसी संपर्क और डिप्लोमेटिक रिश्तों को भी बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर है जो थोड़ी चिंताजनक है। किर्गिस्तान ने भारत में निपाह वायरस के मामलों को देखते हुए यहां से जानवरों और पशु उत्पादों के इंपोर्ट पर अस्थायी रोक लगा दी है। आपको बता दूं कि निपाह एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है और इसका डेथ रेट काफी ज्यादा है। ये घटना दिखाती है कि कैसे पब्लिक हेल्थ की चिंताएं ग्लोबल ट्रेड पर तुरंत असर डाल सकती हैं। चलिए, अब हम अपना फोकस नेशनल सिक्योरिटी, कुछ बड़े कल्चरल इवेंट्स और पर्यावरण से जुड़ी अहम खबरों पर लाते हैं जो इस हफ्ते चर्चा में रहीं। डिफेंस के लिहाज से ये हफ्ता काफी एक्टिव रहा। अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास इंडियन आर्मी और आईटीबीपी ने मिलकर अग्नि परीक्षा नाम की एक बड़ी जॉइंट एक्सरसाइज की। इसका मकसद था ऊंचाई वाले इलाकों में बेहतर तालमेल बनाना। इसके अलावा एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने सेंसिटिव ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली और हमारी समुद्री सीमाओं के रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी को अपना 50वां स्थापना दिवस भी मनाया। पर्यावरण के मोर्चे से एक बहुत अच्छी खबर आई है। भारत में अब कुल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। रामसर साइट्स यानी वो वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियां जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है और रामसर कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। इन साइट्स का बढ़ना दिखाता है कि भारत बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण को लेकर काफी गंभीर है। और एक बड़ा ही दिलचस्प संयोग देखिए, इस हफ्ते 2 बहुत बड़े और प्रतिष्ठित इवेंट्स के 39वें संस्करण एक साथ चल रहे थे। एक तरफ था फरीदाबाद का मशहूर सूरजकुंड शिल्प मेला, जो भारत के हैंडीक्राफ्ट्स को दिखाता है, और इस साल इसका पार्टनर देश था मिस्र। तो दूसरी तरफ चेन्नई में चल रहा था इंटरनेशनल लेदर फेयर, जो हमारे लेदर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ये दिखाता है कि कैसे भारत एक ही समय में अपने पारंपरिक कल्चर और मॉडर्न ट्रेड दोनों को आगे बढ़ा रहा है। चलिए अब थोड़ा रुख करते हैं खेल की दुनिया का, जहां साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में टेनिस के बड़े सितारों के बीच जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है कजाकिस्तान की एलेना रायपकिना ने, जिन्होंने अपनी पावरफुल सर्विस से सबको हैरान कर दिया। और मेन सिंगल्स में स्पेन के युवा स्टार कार्लोस अल्कराज ने अपना दबदबा कायम रखते हुए खिताब अपने नाम किया। दोनों के लिए ही ये एक शानदार जीत रही। तो इस पूरे घटना भरे हफ्ते को देखने के बाद हम क्या बड़े टेकअवेज निकाल सकते हैं? आइए इस पूरे विश्लेषण के जो सबसे जरूरी और असरदार पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ समेटते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो ये हफ्ता बड़े बदलावों का हफ्ता था। हमने एक ऐतिहासिक अदालती फैसला देखा जिसने स्वास्थ्य अधिकारों को एक नई पहचान दी। हमने एक नया इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट देखा जो डिफेंस और हेल्थ पर फोकस करता है। हमने जरूरी इंटरनेशनल एयर रूट्स को फिर से खुलते हुए देखा और पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ते हुए भी देखा। कुल मिलाकर ये एक ऐसा हफ्ता था जिसके फैसलों का असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक ही हफ्ते में कानून, पैसा और रक्षा सब में इतने बड़े बदलाव हों, तो इनमें से कौन सा डेवलपमेंट आने वाले साल पर सबसे गहरा, सबसे स्थायी असर डालेगा? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा जो समाज में एक नई लहर लाएगा, या फिर वो नया बजट होगा जो देश की आर्थिक दिशा तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।